जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIC 102 प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जून एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक से होता है कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को जो है लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप जरूर से है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको हमने गैस पेपर में कवर किया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से हमारे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप करके वहां से जो है PDF परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्च कोड के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो जैसे सर्च कोड के ऑप्शन में जाएंगे तो BHIC 102 आपको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो आपको सिंपली हिंदी वाले पर क्लिक करना है या फिर इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे। अब आपको सिंपली बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के पेमेंट करके जो है PDF परचेज कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, मिस्र के धर्म की चर्चा कीजिए। मिस्र के राजत्व और समाज पर धर्म के क्या प्रभाव हुए उनके बारे में यहाँ पर हमको बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा उसके बारे में, इसके बाद मिस्र का धर्म समझेंगे, फिर उसका जो है राजत्व और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राचीन मिस्र का धर्म बहुदेववादी यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाला था। मिस्र वासियों का विश्वास था कि जीवन के बाद एक और जीवन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे परलोक कहा जाता है। उन्होंने जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता में विश्वास किया। उनके धार्मिक विश्वासों का गहरा संबंध उनके दैनिक जीवन, शासन प्रणाली और सामाजिक संरचना से था। यानी कि जो उनका विश्वास था, उनका गहरा संबंध जो उनके दैनिक जीवन और शासन प्रणाली से भी था। यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग कहते थे कि जीवन के बाद एक और जीवन होता है जिसे वो परलोक कहते थे, और उन्होंने जीवन को जो है मृत्यु, पुनर्जन्म आदि में वो लोग विश्वास करते थे। आप देखते हैं यहाँ पर मिस्र का धर्म क्या था। तो मिस्र के धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें एक रा देवता होते थे जिन्हें सूर्य देवता और सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता था। यानी कि जो रा देवता होते थे वो सबसे प्रमुख देवता होते थे। इसके बाद थे ओसिरिस, मृत्यु और परलोक के देवता थे, उनका कार्य आत्माओं का न्याय करना था। इसके बाद इसी में आपके ईसिस आते थे, मातृत्व और जादू की देवी थी ये। ओसिरिस की पत्नी और होरस की माँ थी। ये कौन थी, ओसिरिस की पत्नी थी और किसकी, और होरस की माँ थी। होरस कौन था, तो होरस आकाश और राजत्व के देवता थे, जिन्हें फिरौन राजा का रक्षक माना जाता था। इसके बाद है एनुबिस, तो मृत्यु और ममीकरण यानी कि सबको सुरक्षित करने की प्रक्रिया के ये देवता थे। तो यहाँ पर ये इतने देवताओं को मानते थे, रा देवता, ओसिरिस, ईसिस, होरस और एनुबिस। तो मिस्र वासियों का मानना था कि यदि मृत्यु के बाद आत्मा सही ढंग से न्याय पास कर ले तो वह परलोक में जीवन प्राप्त कर सकती है। इसी विश्वास के चलते उन्होंने मम्मी बनाने की कला विकसित की और मृतकों के साथ कब्र में खाने पीने, कपड़े और वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है धर्म का राजत्व पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। तो प्राचीन मिस्र में राजा को फिरौन कहा जाता था। उसे न केवल एक शासक बल्कि एक देवता भी माना जाता था। माना जाता था कि फिरौन होरस का अवतार है और उसकी मृत्यु के बाद वह जो है ओसिरिस बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि राजा को ईश्वरीय अधिकार प्राप्त था। यानी कि वहां पर जो शासक होता था उसी को ईश्वरीय अधिकार प्राप्त थे। राज्य का शासन धर्म आधारित था। मंदिरों का निर्माण, धार्मिक उत्सवों का आयोजन और पुजारियों की नियुक्ति फिरौन द्वारा की जाती थी। मंदिर न केवल पूजा स्थलों के रूप में कार्य करते थे बल्कि सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी होते थे। फिरौन धर्म का प्रमुख संरक्षक माना जाता था। वह नियमित रूप से देवी देवताओं की बलि चढ़ाता, पूजा करता और धार्मिक नियमों को लागू करता था। इससे जनता में उसकी धार्मिक शक्ति और विश्वास मजबूत होता था। धर्म ने राजत्व को वैधता दी
और जो राजा की सत्ता को ईश्वरीय अधिकार से जोड़ दिया। धर्म ने क्या किया? धर्म ने जो है राजत्व को वैधता दी और साथ में जो राजा की सत्ता को ईश्वर के अधिकार से जोड़ दिया था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फिरौन था वो क्या धर्म का प्रमुख संरक्षक माना जाता था। वही नियमित रूप से जो है देवी देवताओं की बलि चढ़ाता था और पूजा करता था। अब इसके बाद देखते हैं धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मिस्र का समाज भी धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ था। लोग अपने जीवन में धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। पूजा, बलि, त्योहार, मेला और मृत्यु के बाद की रस्में सभी धर्म से प्रेरित थीं। लोगों का मुख्य उद्देश्य एक पवित्र और सच्चा जीवन जीना था ताकि उन्हें मृत्यु के बाद परलोक मिल सके। पुजारी यानी कि प्रीस्ट समाज में उच्च स्थान पर होते थे। वे मंदिरों का संचालन करते थे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और फिरौन के धार्मिक कार्यों में भाग लेते। इनके पास अक्सर जमीन और संपत्ति होती थी जिससे वे समाज में जो है प्रभावशाली बन जाते थे। यानी जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होते थे वे समाज में उच्च स्थान पर होते थे। वे मंदिरों का संचालन करते थे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे और फिरौन के धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। उनके पास जो है अक्सर जमीन और संपत्ति होती थी जिससे वे समाज में प्रभावशाली बन जाते थे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने आंसर का निष्कर्ष लेंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो मिस्र का धर्म केवल आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें राजनीति, प्रशासन, समाज और संस्कृति का भी गहराई से प्रभावित किया। यानी कि जो धर्म था केवल आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं था, उसने राजनीति को भी प्रभावित किया, प्रशासन को भी और समाज और संस्कृति को भी जो है गहराई से प्रभावित किया। धर्म ने फिरौन को ईश्वर का रूप देकर उसकी सत्ता को मजबूत किया और समाज में धार्मिक अनुशासन बनाए रखा। इस तरह मिस्र का धर्म वहां की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता था। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है चीन के ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं के उत्खनित प्रमुख स्थलों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। यानी जो चीन की ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी उसका जब उत्खनन किया गया तो उसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल निकले थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चीन की ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इस काल में इंसान तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। यह समय जो है कृषि, पशुपालन, बस्तियों के निर्माण और कुटीर उद्योग के विकास का भी था। चीन में इस युग की कई सभ्यताओं के अवशेष खुदाई में मिले हैं जिनसे हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला स्थल मिला उसका नाम था बानपो, यानी कि यांग साओ संस्कृति का जो है ये प्रतिनिधि स्थल था। स्थान ये कहाँ पर, ये सियान में है जो वर्तमान में कहाँ है, शाआंसी प्रांत में स्थित है। काल लगभग 4800 ईसा पूर्व से लेकर 4300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। तो यह एक ग्रामीण बस्ती थी जहां मिट्टी के घर, कुएं और अनाज भंडार की जगह मिली हैं। यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और खेती करते थे। मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंग की चित्रकारी देखने को इनके मिलती है। इसके बाद दूसरा स्थल मिलता है हेमुडू। क्या मिलता है हेमुडू, ये कहा, ये है झेजियांग प्रांत, ये दक्षिण पूर्वी चीन में है। लगभग इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 5000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व तक। इसमें विशेषताएं क्या मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी के घर, चावल की खेती के अवशेष और लकड़ी के औजार मिले हैं। संस्कृति देखें तो यहाँ पर हेमुडू संस्कृति को चीन में चावल की सबसे पुरानी खेती करने वालों में माना जाता है। जानवरों को पालने और मछली पकड़ने की जानकारी भी यहाँ से मिली है। इसके बाद है इसी में तीसरा स्थल देखने को मिलता है लुंगसान। क्या मिलता है, लुंगसान। ये स्थान कहाँ पर, ये है शाडोंग प्रांत में। काल लगभग ये जो है 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह जो है यांग साओ संस्कृति के बाद की संस्कृति है। बहुत ही महीन और काले रंग के मिट्टी के बर्तन यहाँ की पहचान है। समाज में वर्ग विभाजन, नगर योजनाएं, सुरक्षा दीवारें मिलती हैं जिससे हमें संगठित समाज का संकेत मिलता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसी में हमको दूसरा जो नगर देखने को मिलता है दी वेन कोउ। स्थान ये शाडोंग प्रांत में है। काल लगभग 4300 ईसा पूर्व से 4400 ईसा पूर्व तक है। विशेषताएं क्या इसमें देखने को मिलती हैं, दफनाने की जटिल विधियां मिली हैं जो सामाजिक असमानता को दर्शाती हैं। मृद भांडों पर चित्रकारी और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यहाँ जो है कृषि और पशुपालन पर आधारित सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ पर जो है संसी गुदई, क्या है, संसी गदुई
तो ये क्या है, ये जो है सिचुआन प्रांत में है। काल लगभग जो 2800 से 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर कांस्य की विशाल जो है तांबे की यानी कांस्य की विशाल मूर्तियां, मुखौटे और हाथी की दांत की वस्तुएं मिली हैं। इस स्थान से पता चलता है कि चीन में एक समान सभ्यता ना होकर कई स्वतंत्र जो संस्कृतियां थीं। यह स्थल चीन की कांस्य युग की शुरुआत को भी दर्शाता है, यानी यह स्थल जो है चीन में कांस्य युग की शुरुआत को भी दर्शाता है। तो टोटल यहाँ पर हमने कुछ 5 स्थलों की चर्चा की है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फाइनल निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो चीन की ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के इन स्थलों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प कला और समाज व्यवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ चुके थे। बानपो, हेमडू, लुंगसान जैसे स्थलों ने उस दौर की जीवन शैली, धर्म और तकनीकी विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभ्यताओं की विविधता और समृद्ध संस्कृति ही आगे चलकर चीन के महान प्राचीन साम्राज्यों की नींव बनी। यहाँ पर हमने टोटल 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कृषि समुदायों की सामाजिक संरचना पर कृषि के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो प्रारंभिक समय में जो कृषि समुदाय थे वो जब कृषि करने लगे तो उनके सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे। तो जब मानव ने शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता के जीवन से हटकर खेती करना शुरू किया तो उसकी जीवन शैली, समाज और संस्कृति में बड़े बदलाव आए। यह परिवर्तन लगभग जो है 10,000 साल पहले नवपाषाण काल लियोलिथिक एज में हुआ। कृषि की शुरुआत ने न केवल भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया बल्कि समाज की संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। यानी कि जब लोग प्रारंभ में खेती करना उन्होंने शुरू किया तो उनकी सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनको क्या करना पड़ा, स्थायी बस्तियां बनानी पड़ी, क्योंकि अब खेती करनी है तो एक जगह रहना पड़ेगा। पहले वो लोग शिकार करते थे तो हर जगह जंगल में दिन पे दिन आज यहाँ पे कल वहां पे भटकते रहते थे, लेकिन जब अगर आपको खेती करनी है तो आपको एक जगह ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर है स्थायी बस्तियों की स्थापना। कृषि के आरंभ से पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, लेकिन खेती करने के लिए जमीन की जरूरत होती है और यह तभी संभव था जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बस जाएं। इस स्थायित्व ने गांव और बस्तियों के निर्माण को जन्म दिया, जिससे एक जो है संगठित समाज की नींव पड़ी। क्योंकि अगर आपको खेती करनी है तो आपको एक जगह रहना पड़ेगा, एक जगह आप लोग खेत तैयार करेंगे। अगर आप मान लीजिए आज आपने यहाँ खेत तैयार किया, अब कल अगर 1 महीने बाद आप दूसरी जगह, तो वहां पर भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक जगह पर स्थायी रहें और वहीं पर खेती करें। श्रम का विभाजन हुआ, कृषि से अन्न उत्पादन बढ़ा और सभी को भोजन प्राप्त होने लगा। अब सभी लोगों को भोजन जुटाने के काम में नहीं लगना पड़ा, जिससे लोग अन्य कार्यों में लग सकें, जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, औजार बनाना, निर्माण कार्य आदि। इस तरह समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों का बंटवारा हुआ और श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। यानी कि जब लोग खेती नहीं करते थे तो भोजन के लिए सबको अपने अपने अलग अलग भोजन की तलाश करनी पड़ी, तो सभी लोगों को काम करना पड़ता था। लेकिन अब खेती उन्होंने करना शुरू कर दिया तो एक ही व्यक्ति खेती करता, जिससे सभी लोगों को भोजन मिल जाता था। इससे होता क्या था, जो अन्य लोग थे वो जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन आदि दूसरे कामों में जो है काम बटाते थे। इससे क्या होता है, इससे जो है श्रम का विभाजन हुआ और जो है आगे चलकर यही लोग जो है मिट्टी के बर्तन, बुनाई करना, ये सब आगे धीरे धीरे बढ़ा। इसके बाद है सामाजिक वर्गों का विकास। जैसे जैसे लोगों के पास जमीन और अनाज का भंडार बढ़ा, वैसे वैसे समाज में असमानता भी आने लगी। जिनके पास ज्यादा जमीन और संसाधन थे वे संपन्न और शक्तिशाली बन गए, वहीं गरीब और कमजोर वर्ग पीछे रह गए। इस प्रकार सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। यानी कि वहां पर क्या हुआ, सामाजिक वर्गों का विकास भी हुआ। यानी कि जिसके पास जमीन और अनाज ज्यादा था तो वो क्या लगे, वो लोग संपन्न और शक्तिशाली बन गए, और जिनके पास कम था वो गरीब और कमजोर वर्ग रह गए। इसके बाद है पारिवारिक और वंशागत संरचना। खेती की वजह से जमीन और संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाने लगी। इससे परिवार और वंश की अवधारणा मजबूत हुई। लोग अपने वंश की पहचान, प्रतिष्ठा को महत्व देने लगे, जिससे समाज में परिवार आधारित संगठन विकसित हुआ। तो यहाँ पर क्या, पारिवारिक और वंशागत संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि जब कोई जमीन पर, एक ही जमीन पर खेती करेगा, वो क्या करेगा, आने वाली पीढ़ी को अपनी जमीन देगा, क्योंकि वो उसने खेती बड़ी मेहनत से तैयार की है, उसको उपजाऊ बनाया है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पारिवारिक और वंशागत संरचना भी देखने को मिलती है। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक का विकास होता है। कृषि पर निर्भरता बढ़ने से प्रकृति की शक्तियों जैसे वर्षा, सूर्य, नदी आदि की पूजा शुरू हुई। लोग समझने लगे कि उनकी फसलें इन प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है। इससे जो है धर्म, पूजा पद्धतियों और मंदिरों का विकास हुआ। खास वर्ग जैसे पुजारी धार्मिक कार्यों में लग गए और नए समाज में उन्हें विशेष स्थान मिलने लगा। यानी कि जो लोग पुजारी बन गए, यानी कि जो लोग सूर्य और वर्षा की पूजा करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि वर्षा और
सूर्य ही उनके जो है कृषि का मुख्य स्रोत है। यानी कि उनकी जो कृषि थी वो किस पर, सूर्य और वर्षा पर निर्भर थी। इसलिए वो लोग क्या करने लगे, इन लोगों की पूजा करने लगे। जिससे क्या हो, जिससे वो लोग खुश रहे और हमारी जो खेती अच्छे से होती रहे। इससे क्या हुआ, इससे जो है पुजारी वर्ग का जो है समाज में उद्भव हुआ। इसके बाद नेतृत्व और शासन की शुरुआत। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वैसे वैसे निर्णय लेने, विवाद सुलझाने और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किसी नेतृत्व की आवश्यकता हुई। इस तरह मुखिया, सरदार या राजा जैसी संस्थाएं उभरी जो समाज के नियम कानून बनाते थे और लागू करवाते थे। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे तो कृषि की शुरुआत ने मानव समाज की संरचना को गहराई से बदल दिया। इससे जो है स्थायी जीवन शैली, श्रम विभाजन, सामाजिक असमानता, धर्म और शासन की नींव पड़ी। कुल मिलाकर कृषि केवल भोजन उगाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। तो यहाँ पर क्या हुआ, कृषि से क्या हुआ, कृषि जो है सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे जो है जीवन शैली बदली, श्रम विभाजन हुआ, सामाजिक असमानता पैदा हुई और धर्म और शासन की नींव पड़ी। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी आपका पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।